स्टूडेंट्स, अभी आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हम बात करेंगे फैक्ट्रीज़ कम अप। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया में जब फैक्ट्रीज़ कम अप। पहले हमने किया ब्रिटेन के बारे में, तो हमने जाना कि ब्रिटेन अभी तक क्या कर रहा था। जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो सूरत मछलीपट्टनम से व्यापार करते थे, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश की तो उन्होंने बॉम्बे और कोलकाता पोर्ट डेवलप कर लिया, तो जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल ट्रेड पर बना सके। तो उसी समय में क्या हुआ, इंडिया में स्टार्ट हो गया इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ का माप में। तो फर्स्ट काटन मिल स्टार्ट हुई बॉम्बे में इन 1854। 1854 में पहली कॉटन मिल आ गई। बाय 1862 4 मिल्स वर देयर, मतलब 62 तक आते आते 4 कॉटन मिल्स आ चुकी थी। 1855 में जूट मिल वॉज सेटअप इन बंगाल। तो आपने याद रखना है 54 में पहली कॉटन मिल लगी थी बॉम्बे में, और जूट मिल फर्स्ट लगी थी अगले ही साल, वो लगी थी बंगाल में। तो इसके बाद बहुत सारी मिल्स बनना शुरू हो गई मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़, जैसे कानपुर में 60s में एल्गिन मिल भी हो गई, अहमदाबाद में भी मिल स्थापित हुई, फिर मद्रास में भी हो गई। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया में जब फैक्ट्रीज आई तो हु सेट अप दीज फैक्ट्रीज, ये जो फैक्ट्रीज लगी ये लगाई किसने। तो इसके लिए थे एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स हैड ट्रेड लिंक्स विद चाइना। इंडियन बिजनेसमैन वर द जूनियर प्लेयर्स इन दिस, मतलब चाइना से यहाँ इंडिया से जो ओपियम है, अफीम वो बेचते थे चाइना को। चाइना से लाते थे टी, और टी को बेचते थे इंग्लैंड को। तो जूनियर प्लेयर्स मीन्स ये सारा व्यापार करते कौन थे, कुछ इंडियंस थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन था द्वारका नाथ टैगोर। ये नाम था द्वारका नाथ टैगोर। इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ये एक ट्रेडर थे जो ट्रेड करते थे। इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1830 से लेकर 1840 तक, यानी 10 सालों में, वन डेकेड में दे ही इस्टेब्लिश्ड 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज। 6 द्वारकानाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज लगाई थी। अनदर इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर था जिसने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, वो थे J.N. टाटा। ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया J.N. टाटा ने। ये J.N. टाटा कौन है, आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ा ना ज्योग्राफी में। तो जो पहली हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो लगाने वाले, समझ आया। बिरला जो ये जमशेदपुर में लगी है 1907 में जो लगी थी जमशेद जी टाटा वाली। तो इस तरह से ये कुछ लोग थे। एक सेठ हुकुम चंद भी थे। तो सम अदर कमर्शियल ग्रुप्स डिड द फॉलोइंग, और ये जो लोग थे और इनके अलावा कुछ और जो कमर्शियल ग्रुप्स थे वो काम क्या करते थे, पैसा कहाँ से कमा रहे थे। दे कैरिंग गुड्स, बैंकिंग मनी, फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, ट्रांसफरिंग फंड्स टू डिफरेंट सिटीज़, यानी कि सामान इधर उधर ले जाना, लोग बैंक मनी देना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, ट्रेडर्स को फाइनेंस करना, क्योंकि ये काफ़ी पैसा कमा रहे थे। सून द ब्रिटिश रूल्ड टाइटन्ड, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनका अधिकार ज़्यादा हो गया। तो इंडियंस पर भी उन्होंने, कुछ कंपनीज थी जैसे यूरोपियन एजेंसीज इंडियंस पर भी मैनेज करते थे, जिसमें बर्ड हेगलर्स थे, एंड्रियो योल था, और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी थी। वो इंडिया की इंडस्ट्री, जो इंडियंस की इंडस्ट्री थी, उसको भी मैनेज यूरोपियन एजेंसीज करती थी। यानी कि इंडस्ट्रीज हमारे इन लोगों ने लगाई, लेकिन मैनेजमेंट का सारा काम यूरोपियंस देखते थे। यूरोपियंस मीन्स अंग्रेज देखते थे। सो अब बात आती है कि फैक्ट्रीज लग गई, लेकिन वर्कर्स कौन थे इन फैक्ट्रीज में। ये जो इंडियन फैक्ट्रीज इंडिया में लगी, इनमें वर्कर्स कहाँ से आए। तो नेचुरली वर्कर कहाँ से आता, लेबर फोर्स कहाँ से आती है, आसपास के इलाकों से ही आती है ना। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्कर्स केम फ्रॉम लोकल डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ से, जैसे बॉम्बे से, बंगाल में जो इंडस्ट्री लगी तो वहाँ, कानपुर में यूपी में जो भी थी वो वहाँ से आए, जो भी लेबर फोर्स थी इन एरियाज से आई।
तो इस तरह से धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड। वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंस इन द होप टू वर्क इन द मिल्स। ये लोग आए किस लिए? ताकि उनको मिल्स में काम मिल सके, ये वर्कर्स लोग जो थे। और ये फिर ढूंढते रहते थे जॉब अपने लिए। जब गांव से लोग चले शहरों की तरफ नौकरी ढूंढने के लिए, तो ये जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने क्या किया कि इनका एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा होता था जिसको कहते थे जॉबर। उसका नाम क्या था? जॉबर, JOBBER। जॉबर रखा होता था उन्होंने, हेड होता था जो जो क्या करता था, इन लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम करता था। शुरू शुरू में ये इनकी बड़ी हेल्प करता था, ये इनका एक सपोर्टर समझा जाता था जो जॉबर होता था। इसका काम होता था मिल में लोगों की रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, तो ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हो, जॉबर इस तरह का होता था। तो ये क्या करता था, अपने रिश्तेदारों को, खासकर जो उसके फ्रेंड सर्कल में होते थे, तो उनको ये जॉब दिलवाने में हेल्प करता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में इसका काम क्या हो गया, ये इसके पास थोड़ी अथॉरिटी एंड पावर आ गई। और ये इसने क्या किया, ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर। ये होता कौन था? ही वॉज ए टोल्ड ट्रस्टेड वर्कर। गॉट पीपल फ्रॉम विलेजेस, विलेजेस से लोगों को लाता था, उनको जॉब की सहूलत कहता था मिलेगी। हेल्प दम सेटल इन सिटी, उनको सिटी में बसाता था। सेव मनी इन टाइम ऑफ, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी उनको तो उनको मनी, पैसा भी देता था, क्योंकि गांव से आए तो पैसा नहीं होता था उनके पास। बाद में इसने क्या किया, इन लोगों से डिमांड करना शुरू कर दिया गिफ्ट्स और मनी का। यानी कि लोगों की लाइफ को ये उन पर इफ़ेक्ट करने लगा। यानी एक तरह से जैसे आजकल भी किसी को नौकरी चाहिए तो उसके लिए पहले क्या करप्शन होती है ना, उसको किसी ना किसी तरह से कुछ देना पड़ता है, देना दिवाना, चाहे चाय पानी दे दो कहते हैं ना। तो सून इट वाज फाउंड दैट जॉबर्स स्टार्टेड डिमांडिंग फेवर्स एंड गिफ्ट्स एंड इवन स्टार्टेड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स को ये दाड़े भी मारने लगा, क्योंकि अब वर्कर्स इतने ज़्यादा हो गए थे, लोग इतने ज़्यादा हो गए थे, तो फिर सबको जॉब मिलना मुश्किल था। However, as you will see, they were a small proportion of the total industrial workforce. इतने लोग शहरों में आ गए थे, इतने आने के बावजूद भी कुल मिलाकर जस्ट कोई 5% लोग जो थे वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, वर्कर्स जो थे, बाकी दूसरे कामों में लगे थे। तो ये जो जॉबर था, ये फिर अपनी मन मर्जी करने लगा। तो ये था एक पार्ट कि फैक्ट्रीज कैसे सेटअप हुई। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है, पार्ट 5 जो है वह है द पिकुलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हुई उसमें क्या क्या खास चीज़ें हुई। सबसे पहली बात ये कि यूरोपियन एजेंसीज वर डीलिंग इन सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ओनली। यूरोपियंस जो थे वो क्या करते थे, कुछ उन्होंने अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे जिनमें वो डील करते थे। तो ये क्या करते थे, जिन चीज़ों में ये डील करते थे उनमें ये इंडियंस को उन्होंने टोटली मना कर दिया था। जैसे माइनिंग, इंडिगो, जूट, इन चीज़ों में इंडियंस नहीं कर सकते थे, इन चीज़ों का पैदावार इंडिया नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, जिसमें ज़्यादा कमाई हो, जिसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सके अंग्रेज़, तो इस वजह से उन्होंने दे इस्टेब्लिश टी एंड काफ़ी प्लांटेशंस। टी और काफ़ी में बहुत, अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो बहुत पैसा था ना। पहले भी पुराने समय से भी चाइना टी एक्सपोर्ट कर रहा था, वो टी इंग्लैंड जाती थी। तो इंग्लैंड वालों ने टी और काफ़ी पर अपनी प्लांटेशंस लगाई। उसके बाद वेयर एज इंडियन बिजनेसमैन बिगेन डीलिंग इन यार्न एज दे डिड नॉट वांट टू कम्पीट विद मैनचेस्टर गुड्स। लेकिन वहाँ से इंग्लैंड में जब कपड़ा इंडिया में आ गया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती की कि मैनचेस्टर वाला कपड़ा खरीदो। तो अब इंडियंस अगर मैनचेस्टर वाला कपड़ा बनाने लगे तो कंपटीशन हो जाता, और इंग्लैंड चाहता नहीं था कि इंडिया कंपटीशन करे। तो इंडिया ने वो चीज़ बनाना प्रेफर किया जो इंग्लैंड नहीं बनाता था, यानी यार्न, यानी कि धागा। तो इंडियंस धागा बुनने लगे। इन्हीं बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी हुई, वो क्या हुआ, इन्हीं दिनों में इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वाइल ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द 20th सेंचुरी चेंज्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वॉज ड्यू टू द स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब जैसे ही नॉन कोऑपरेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, तो इंडियन फैक्ट्रीज में बनने वाली चीज़ों की मूवमेंट में भी बहुत सारा फर्क आ गया। नेशनलिस्ट्स मोबिलाइज्ड पीपल टू बायकॉट फॉरेन गुड्स, दिस बेनिफिटेड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स। और जो इंडिया का जो बेड़ा गर्क हो रहा था ना इंडस्ट्री का,
जो अंग्रेज़ नहीं बनाने दे रहे थे। तो इस मूवमेंट के ज़रिए अब थोड़ा सा बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हुआ। उन्होंने अपनी लूम्स, अपनी फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि उस समय लोगों को कहा गया कि फॉरेन गुड्स की को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। तो जब फॉरेन बॉयकॉट होगा तो ऑटोमेटिकली इंडियंस को इंपॉर्टेंस मिलेगी। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आल्सो फोर्स द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। गवर्नमेंट पे इन्होंने और प्रेशर बनाया कि जो हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे। और इसी समय में क्या हुआ, इसी के बीच बीच में क्या हो रहा था, एक और सिचुएशन डेवलप होगी नॉन कोऑपरेशन के आसपास। आपको पता है साथ साथ में वर्ल्ड वार थी। तो वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, वन मोर इवेंट लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अब इंग्लैंड वाले जो थे, जो कभी कॉटन बना रहे थे और इंडिया के कॉटन पे उन्होंने बैन लगाया था, अब वो वार से रिलेटेड चीज़ों की तरफ उनकी इंडस्ट्री फिर गई। और ऊपर से क्या हुआ, अमेरिका में सिविल वार शुरू हुई। तो ये जो ब्रिटेन वाले थे, ये कॉटन जो अमेरिका से रॉ कॉटन लेते थे वो बंद हो गया। तो इनको मजबूरी में इंडियंस की तरफ मुड़ना पड़ा, इंडिया से कॉटन की डिमांड करने लगे। ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद मेकिंग वॉर गुड्स। उस समय में वो वार से रिलेटेड चीज़ें बना रहे थे। और खाली वार से रिलेटेड चीज़ें मतलब जो इंग्लैंड में तो बन रही थी, इसके अलावा उनको जैसे फौजियों को जो ज़रूरत होता है आर्मी को, वैसी वाली चीज़ें भी चाहिए थी। गम बूट्स हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गई। तो डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने इंडियंस को वो प्रोड्यूस करने के लिए कहा, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी प्रीडोमिनेंस हुआ। इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड टू सप्लाई गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द वार। और वो क्या क्या चीज़ें मांगी थी उन्होंने, जूट बैग्स मांगे, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स एंड लेदर बूट्स, ये सारी चीज़ें मंगवाई, जिसकी वजह से इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रिडोमिनेट होना शुरू हो गई। अलग अलग जगह पर न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट्स लगाई इन्होंने। मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड। दिस लेड टू इंडस्ट्रियल बूम। बूम होता है एकदम से पैदावार का बढ़ना। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस वर रन मल्टीपल शिफ्ट्स। मैंने जैसे बताया आपको, मोर एंड मोर वर्कर्स वर एम्प्लॉयड आर हायर्ड इन दिस वर्क। तो क्या हुआ, इसके बाद मानचेस्टर का बेड़ा गर्क हो गया। एक तरह से बेड़ा गर्क क्यों कह रही हूँ कि दोबारा वो रिगेन नहीं कर सके, वो वाली सिचुएशन रिकैप्चर नहीं कर पाए। इंग्लैंड का वो जो सिचुएशन थी वो नहीं रही। आफ्टर द वार वाज ओवर, मैनचेस्टर गुड्स कुड नॉट रीगेन देयर पोजीशन। द ब्रिटिश, क्यों क्यों बिकॉज द ब्रिटिश इकोनॉमी क्रम्बल्ड। जब कोई लड़ाई लड़ता है तो उसकी इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। कॉटन प्रोडक्शन collapsed एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। एक्सपोर्ट भी उनका बहुत कम हो गया। और विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशंस। Although large industries were growing, but they were limited up to Bombay। और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी ना इंडिया में, वो सिर्फ बॉम्बे और बंगाल में थे। बाकी इंडिया का पूरा जितना भी हिस्सा था, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। और स्पेशली कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay large scale. This happened because of the introduction of technology in these industries. Small scale industries, hand woven cloth बनने लगा। वजह थी फ्लाई शटल का आविष्कार, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। By 1941, over 35% of handlooms were using fly shuttle। मतलब कि 35% जो फैक्ट्री वाले थे वो फ्लाई शटल यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से इन प्रोडक्शन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एकदम से बहुत बढ़ने लगी। और उस समय में फिर दो तरह के वीवर्स थे जो ये काम करते थे कपड़ा बुनने का। देयर वर दोज हु प्रोड्यूस्ड कोर्सर क्लॉथ फॉर द पुअर।
जो कि हल्का मतलब कपड़ा घटिया क्वालिटी जो सस्ता होता था वो पैदा करते थे, एक वो वाले वीवर्स थे। ऑन द अदर हैंड दूसरे सम यूज टू मेक फाइनर क्लॉथ लाइक बनारसी साड़ी। दूसरे वाले जो थे एक गरीबों के लिए तैयार करते थे, एक अमीरों के लिए बनारसी साड़ी जैसी प्रोडक्शन करते थे इस समय में। द डिमांड फॉर फाइनर क्लॉथ रिमेन्ड हाई इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फैमिन। जब फैमिन आया ना, अकाल पड़ा, तो नेचुरली या गरीबी आ जाती है। तो देखो अभी इस समय में जैसे एक एपिडेमिक है तो लोग कपड़ा कहाँ खरीद रहे हैं, नहीं ना खरीद रहे। लेकिन उस समय में जब ये फैमिन की सिचुएशन थी तो अमीर लोग जो थे उनको तो कपड़ों की डिमांड थी ना। तो डिमांड होने का मतलब ये था अमीर लोग तो फिर बढ़िया क्वालिटी का ही कपड़ा खरीदेंगे ना, फाइनर क्वालिटी जो होगी वही वो लेंगे, वही वो प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी पोजीशन जो बेटर थी। मोर ओवर मिल्स कुड नॉट इमिटेट द इंट्रिगेट डिज़ाइंस ऑफ फाइन साड़ीज़, हैंडकरचीफ्स एक्स्ट्रा, जो मतलब हाथ से बने हुए या हैंडीक्राफ्ट में बने हुए रुमाल होते हैं या डिज़ाइनर साड़ीज़ होती हैं, वो तो फैक्ट्री में उतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं ना बन सकती, है ना। तो इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ से बनने वाली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उसकी डिमांड उस समय में भी बनी रही, ठीक है। But the life of the weavers was full of hardships. Generally, the whole family had to work in the different stages of production and the income was low. मतलब उनको इतना काम करना पड़ता था, इतना काम करना पड़ता था वीवर्स को, लेकिन उनकी इनकम पूरी नहीं होती थी। एक वजह उसमें ये थी कि जब अंग्रेज़ भारत में आ गए ना, तो उन्होंने क्या किया था कि एक ही बंदा जो उन्होंने अपना अपॉइंट किया था, जिसको बोलते थे गोमास्टास, वो गोमास्टास को उन्होंने अपॉइंट किया था, हमने पहले भी पढ़ा ना। तो गोमास्टास ने क्या किया, इनको पहले ही एडवांस लोन्स दे देते थे और फिर उन पर डिमांड, ये दबाव बना दिया कि आपने क्या करना है, जो भी चीज़ पैदा करनी है ये हमें ही बेचनी है, तो किसी और को नहीं बेच सकते। और ये गुमास्तास फिर जाके उनसे ज़बरदस्ती खरीद भी लेते थे। तो ये जो वीवर्स थे, जो किसान लोग थे, इनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी और इनको पूरे के पूरे घर को काम करना पड़ता था। सारे लोग किसी न किसी तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि ये ना केवल पुराने समय की फैक्ट्रीज़ के ही एक हिस्सा नहीं थे, इनकी जो लाइफ थी, इनकी जो मेहनत थी, वो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक हिस्सा बन गई थी। दैट्स ऑल टुडे।